Good morning. Today's topic is electromagnetic waves. Last day we have completed Maxwell's equations related to electromagnetic waves. तो हमें लगता है कि सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं. ठीक है, अभी हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट. ये टॉपिक इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है. लास्ट डे तुम सभी को एक कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कराया गया था. ये है कैपेसिटर, और जब इसको किसी सर्किट में एक सेल की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, ये की केबल है सपोज कर लो. तो जैसे की को क्लोज करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास एक अमीटर है तो हम लोग देखते हैं कि इस अमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है. इट मीन्स इस सर्किट में करंट फ्लो करती है जिसकी डायरेक्शन होती है, अगर इसको हम लोग ABCD बोलते हैं, तो इस करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होती है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये करंट डिसअपीयर हो जाती है. करंट डिसअपीयर होने का मतलब इस अमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं रह जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए क्या है, देखो बिगनिंग में जबकि जैसे इस के को क्लोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये बैटरी है. बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बैटरी एनर्जी सप्लाई सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाती है. ये बैटरी का वर्क है. जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई वायर है इस टाइप का, मान लो कि ए बी कोई वायर है. ठीक है, ए बी कोई वायर है. अगर तुम एक बैटरी से इस ए बी को कनेक्ट कर दो तो इस बैटरी का वर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन को इस वायर के अंदर एक साइड से दूसरे साइड घुमाता है ये. तो ये बैटरी का वर्क है. ठीक है, बैटरी ऐसे ही नेचर इसका ऐसे ही वर्क करती है. तो इस केस में बैटरी क्या करती है, ये जैसे इसको कनेक्ट करोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले आएगी, यहाँ तक ले आएगी. क्योंकि इसके बीच में गैप है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ तक नहीं ले आ पाती है. तो ये प्लेट ए से बी तक पहुंचा देती है. अगर यहाँ पे भी कनेक्ट होता तो फिर ये इसको यहाँ तक पहुंचा देती, बट क्योंकि यहाँ बीच में गैप है तो ये पहुंचा नहीं पाती है. तो ये बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ए से प्लेट बी तक ले जाती है. कुछ टाइम तक ले जा सकती है, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई निकलता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया. अब इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देगा. तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाता है, और उस केस में यहाँ पे अमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि अब इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टॉप हो गई. तो उस केस को बोलते हैं चार्जिंग स्टेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज स्टेट एक्चुअल में. तो कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होता है तब तक इसके अंदर हमें करंट अमीटर में दिखाई पड़ेगी. तो अमीटर में करंट कब तक रहेगी? जब तक चार्जिंग स्टेट में होगा. और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया, I is equal to 0 when कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज. तो ये दो कंडीशन आती है. इसलिए जैसे ही यहाँ पे देखो बिगिनिंग में, फिर से देखो ये सर्किट है, यहाँ पे सर्किट ओपन है, बिगिनिंग में इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये इस तरीके से. जैसे ही इसको क्लोज करेंगे फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ये डिफरेंट कैपेसिटर के लिए डिफरेंट हो सकता है. फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इस अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद जब तक ये डिफ्लेक्शन होता रहेगा उस टाइम तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा. जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, इस अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर अब चार्ज हो गया है, अब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. तो जब हम किसी सर्किट में ऐसा पढ़ते हैं कि हम लोग जब कैपेसिटर लगा होता है सर्किट में और हम लोग करंट उस ब्रांच से जीरो लेते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि उस कंडीशन में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है. ठीक है, तो यस
ये डिस्प्लेसमेंट करंट तो हट चुका है ना फिगर से। देखो थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। चैप्टर में जैसे कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है, तो तुमको डेरिवेशंस नहीं पूछा जाएगा, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड है वो तो तुमको बताना ही पड़ेंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो क्या होता है, पूरा फार्मूला तुमसे नहीं पूछा जाएगा वहां पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज आती है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या चीज है। अब देखो कल बताया गया था, जैसे ही इस के को क्लोज करते हो, यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेटिक अगर निडिल रखें, जिसको कंपास निडिल बोलते हो तुम, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। हमको यही जानना था कि ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इसको हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चार्ज वेरिएबल होता है। जैसे कि सपोज 1 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से पहले, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस आएगा, फिर और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है वेरिएबल है काफी टाइम तक। पहले थोड़ा सा चार्ज आएगा, फिर ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल चार्ज है। वेरिएबल चार्ज है, इट मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी वेरिएबल होगी। तो अगर हम देखें एट एनी टाइम इफ चार्ज इज क्यू एट एनी इंस्टेंट टी, यहां पे देखो हम लोग सपोज कर रहे हैं चार्ज क्यू है एट एनी इंस्टेंट, जिस टाइम तुमने देखा, हो सकता है ये थोड़ी देर बाद 2 क्यू हो जाए, 3 क्यू हो जाए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि सपोज चार्ज क्यू है, तो उस इंस्टेंट पे इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सभी को ये फॉर्मूला याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी एरियल चार्ज डेंसिटी टाइप का है, क्योंकि ये प्लेट होगा तो यहाँ पे होगा। अब देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिपेंडेंट होगी, Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइप की हो जाएगी ये, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो E इज वेरिएबल विथ Q, ए एंड एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर इस प्लेट के अंदर कोई भी एरिया ले लें, हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें, जैसे कि कोई भी एरिया ले सकते हो तुम इस प्लेट के अंदर, यहाँ पे ये, क्योंकि अब देखो जो प्लेट्स हैं तुम्हारे एक्चुअल में जो तुम्हारे प्लेट्स हैं वो इस टाइप के हैं, ऐसे 2 कॉपीज के बीच ये 1 प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, इसके बीच के स्पेस का अगर तुम ज्योमेट्री देखो तो ये कैसी ज्योमेट्री है, ये तुमको या तो क्यूब, अगर दोनों स्क्वायर प्लेट है, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो क्यूबॉइड टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इन दोनों प्लेट के अंदर तुम एक इमेजिनरी रेक्टेंगुलर क्लोज लूप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर हम लोग कोई शेप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज ऐसे ये क्लोज लूप इमेजिन कर लिया है, तो इसके अंदर से जो फ्लक्स पास करेगा फाई इक्वल टू वो ए इंटू ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ई क्योंकि चार्ज डिपेंडेंट है तो ये फाई भी चार्ज डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्स यहाँ से चार्ज डिपेंडेंट है, तो यहाँ से चाहे तो हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू यूज कर देंगे ई की, हमको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ई की वैल्यू क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सपोज कर लेते हैं कि ये जो लूप हमने चूज किया हुआ है इसकी एरिया प्लेट के एरिया के इक्वल ही है, तो यहाँ पे ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। अगर एरिया इक्वल नहीं है तो फिर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम दोनों इक्वल लेना चाहते हैं या नहीं।
तो मान लेते हैं कि दोनों इक्वल ही लिया हमने, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू देखो कितनी आ गई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से तुमको चार्ज जो मिल रहा है वो मिल रहा है चार्ज क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई। अगर तुमको चार्ज मिल गया क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई, अब यहाँ देखो ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चार्ज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्यू की वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको जो करंट मिलेगी उसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको इरेज कर रहे हैं हम इधर, तो यहाँ देखो तुमको मिल रहा है चार्ज Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी आएगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, चार्ज के वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन है तो फ्लक्स में वेरिएशन होगा। तो चार्ज वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा। यहाँ पे तुम चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा आई। अब ध्यान से देखो, यही करंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ये जो डी क्यू बाई डी टी, ये करंट के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे तुमको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसी करंट को आई डी बोलते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ध्यान से देखो, इसमें जो फ्लक्स वेरिएबल है वो इस स्पेस के अंदर है, और यहाँ पे तुमको फ्लक्स वेरिएशन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इस प्लेट के अंदर जो कि एयर है, या जिसको जो भी मान रहे हो, इसके अंदर एक करंट है जिसको हम लोग आई डी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये आई डी क्यों है, ये क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका नेचर इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या डेवलप होगा, वेरिएबल करंट। अब ध्यान सुनना, वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। हमको पता है कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। अगर वो करंट वेरिएबल है तो जो उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी वेरिएबल होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब सुनना पूरा स्टेटमेंट जिसके लिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल चार्ज डेवलप हुआ जिसने यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की। अब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्विवेलेंट है, वेरिएबल करंट के। ठीक, अब क्या होगा, वेरिएबल करंट जो होती है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। ठीक है, उसके बाद फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करता है। तो अब यहाँ पे टोटल को अगर तुम कंबाइन करो तो तुम देखोगे कि चार्ज वेरिएबल है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएबल करंट डेवलप हुई, मतलब उसके इक्विवेलेंट है। वेरिएबल करंट से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है तो फिर से तुमको ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो ई के इक्विवेलेंट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रही है। कोई भी एक दूसरे को जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, और इसके बीच में अगर हम एक कंपास नीडल रखें तो इसमें वेरिएशन दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लेट के अंदर एक टाइप की करंट तो है ही, साथ में यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब यहाँ पे करंट होने का मतलब, यहाँ पे करंट ये नहीं है जो इस वायर के अंदर पास कर रही है, इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जनरेट होती है, बट इसके अंदर जो करंट है, जो प्लेट के अंदर करंट है, वो है इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे ये करंट का नेचर थोड़ा अलग है, ये उस टाइप की करंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जनरेट होती है, बट नेचर इसका भी इलेक्ट्रिक करंट जैसा है, इसलिए इसको
कंडक्शन करंट नहीं बोल के डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट करंट एक वो करंट है जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट है, या फिर तुम बोल सकते हो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक तरीके से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, या फिर तुम बोल सकते हो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ये कंडक्शन करंट होती है जो आउटर वायर में फ्लो करती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चल रहा है ऐसे, तो जो इस वायर में करंट पास कर रही है वो है कंडक्शन करंट, जबकि इस प्लेट के अंदर जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को करंट बोल दे रहे हैं हम, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसका डायमेंशन देखोगे तो ये करंट का ही आएगा, और यहाँ एक्सटर्नल में जो पास कर रही है वो भी करंट का है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का, यही फार्मूला आपको जानना होता है। कभी कभी यही पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को भी आ सकती है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया गया है। एक कैपेसिटर प्लेट है जिस पे चार्ज है, इस चार्ज को एट एनी टाइम क्यू सपोज कर लिया गया है होगा। अब अगर यहाँ चार्ज क्यू है तो इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि कैपेसिटर प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगी वो कांस्टेंट होगी एट एनी टाइम, और उसकी वैल्यू जो होती है वो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ सिग्मा क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए लिख देते हैं, E इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि Q यहाँ पे वेरिएबल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। हमने इसमें से कोई भी आर्बिट्री एरिया चूज कर लिया जिसको ए बोल रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, फाई की वैल्यू बन गई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करके तुमको मिल गया चार्ज, चार्ज की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट फाई। अब अगर तो हमारे पास चार्ज है तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे तो हमने देखा इसमें एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बट ये जो फाई है ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज और राइट हैंड साइड में फ्लक्स डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ये जो डी क्यू बाई डी टी मिल रहा है यही हमारी करंट है, करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये इक्वेशन बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जनरेट नहीं हो रही बल्कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये करंट है, और करंट अगर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। हमने पढ़ा है जो चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब किसी जगह से करंट पास करती है तो उसके सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट है तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्योंकि ये करंट वेरिएबल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने पढ़ा था जब इंडक्शन पढ़ते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वही रोल प्ले करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होने का मतलब वो डी फाई बाई डी टी को प्रेजेंट करता है। तो डी फाई बाई डी टी है तो फिर से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जो फिर से करंट जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ पे चैप्टर में रिलेटेड मेनली वेव्स के बारे में हमें पढ़ना है, इसीलिए चैप्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है सभी को कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, यही फार्मूला है। ठीक है, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं अगर आपको लगता है इसकी जरूरत है नोट करना। ठीक है, यस सर वेरिएबल करंट का मीनिंग नहीं समझ में आया, किसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं, ये नहीं समझ।
चार्ज, देखो अगर चार्ज की वैल्यू चेंज होगी तो क्या करंट सेम होगी? नहीं। तो फिर करंट भी तो चेंज होगी ना चार्ज के साथ। सब चार्ज कैसे चेंज हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, ये कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर है। जैसे इस के को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या, चार्ज चेंज होगा ना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो 1 चार्ज आया पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जा रही है ना। अच्छा, ये कुछ देर के लिए होगा ना। हाँ, जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता तब तक ऐसा होगा। तो हम लोग सिर्फ उस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं अभी जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। फुल्ली चार्ज होने के बाद ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये कैपेसिटी, इसके अंदर से ये करंट जीरो हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज से तो करंट नहीं फ्लो करती है। ओके। यस सर। और यहाँ से चार्ज इधर क्यों आ रहा है, ये क्लियर है ना सभी को? यस सर। क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी का नेचर ही होता है इलेक्ट्रॉन को ले जाना। किसी भी सर्किट में अगर तुम बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को, उसका नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत मोशन में ले आएगी। तो ये तो बैटरी की वजह से हो रहा है। ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है। सो दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं फिर से मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ, क्योंकि इसका यूज करना है हमको फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक है, हमें लगता है कि तुम सभी को मैक्सवेल इक्वेशन तो याद ही होगा। देखो, मैक्सवेल इक्वेशन कुछ कोई नए इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, ये सभी जो इक्वेशंस है वो हमने जो प्रीवियस लॉ पढ़े हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हों या फिर मैग्नेटिज्म के हों या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हों, उन्हीं लॉ को यहाँ पे एक साथ अरेंज करके इक्वेशंस का सेट बनाया हुआ है, जिसको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। ये इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको एक साथ अरेंज कर लिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करें तो फर्स्ट है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको तुम बोलते हो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। थर्ड है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कई बार आपको बुक में इस फॉर्मेट में मिलेगा, बट क्योंकि ये सब इक्वेशंस इंटीग्रल फॉर्म में है तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग इंटीग्रल में चेंज करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन E डॉट डी एल। अभी बताएंगे कि आपको इन इक्वेशंस को रिमेम्बर करना, याद करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखो फोर्थ है इंटीग्रल B डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स I प्लस आई डी, ये फोर्थ इक्वेशन है। यहाँ ध्यान से देखो, ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बट एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इसमें एक एडिशनल टर्म ऐड होता है आई डी, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस वाले इक्वेशन को बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और यही मैक्सवेल का मेन, एक्चुअल में मैक्सवेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इसी इक्वेशन में है, इतना पार्ट म्यू नॉट आई डी ऐड करना, बाकी उसका इन इक्वेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, उसने सभी को अरेंज कर लिया है स्टडी के लिए। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्लोज सरफेस पे डिफाइंड है और E डॉट डी एस B डॉट डी एस है, जबकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्लोज लाइन पे डिफाइंड है। यहाँ देखो E डॉट डी एल B डॉट डी एल, तो यहाँ देखो एक बार E डॉट डी एस है B डॉट डी एस है, तो ये दोनों बन गए गॉस लॉ। और यहाँ पे E का जब लाइन पे, क्लोज लाइन पे किया है तो ये है फैराडे लॉ, और क्लोज लाइन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं तो ये एम्पियर्स लॉ है। तो यहाँ पे अगर इन ds को dl से रिप्लेस कर दें तो यही इक्वेशंस हमारे बन जाएंगे क्या,
फैराडे लॉ और एम्पियर लॉ, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो बस इसको रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे देखो ई डॉट डी एस है, बी डॉट डी एस है, यहाँ पे ई डॉट डी एल है, यहाँ बी डॉट डी एल है। अब वैल्यूज क्या आती है वो तुम्हें पहले से ही पता है कि अगर तुम ई डॉट डी एल करोगे तो तुमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, बी डॉट डी एल करोगे तो म्यू नॉट टाइम्स आई मिलता है। तो अगर इतना याद है तो तुम्हें बहुत ही आसान है मैक्सवेल इक्वेशंस लिखना। ओके, तो हमें लगता है मैक्सवेल इक्वेशंस तो सभी को याद हो गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, 4 इक्वेशन जो आपने पहले से पढ़ा है उन्हीं इक्वेशन पे याद रखना है। सिर्फ ये वाला पार्ट आपको रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई, इसको चाहे तो ऐसे लिख लें, म्यू नॉट टाइम्स आई होता है, प्लस इसमें कुछ ऐड करना है, जो ऐड करना है वो है म्यू नॉट टाइम्स आई डी। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट। ओके, तो ये है, इसको तुम लोग नोट कर लो और याद कर लो। देखो इधर से 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जा सकता है व्हाट इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो यही क्वेश्चन तुमको 1 मार्क्स में लिखना होता है। अब हम लोग को देखना है कि ये इक्वेशन आता कैसे है, यही हमारा टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है कल वेव्स बता देंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उनका क्या क्या यूजेज है, बस इस चैप्टर में इतना ही है। तो यहाँ देखो हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो देखो फिर से उसी सर्किट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक कैपेसिटर सर्किट है, ये है कैपेसिटर सर्किट। जैसे इसको क्लोज करेंगे इसके अंदर वेरिएबल करंट, हम लोग सिर्फ उस टाइम के लिए पढ़ रहे हैं जब तक ये चार्ज नहीं हुआ है, मतलब जब तक इसमें वेरिएबल करंट है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद की स्टडी जितनी भी थी वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, सॉरी चैप्टर 2 की बात करें, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आफ्टर चार्ज हो गया जब, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें तुमने पढ़ लिया है पहले से ही, लेकिन जब चार्ज नहीं हुआ उससे पहले की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ देखो अगर इसके अंदर करंट आई पास कर रही है इस सर्किट में, तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सर्किट के किसी भी पार्ट में हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे और हमको मिलेगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये इस सर्किट के सभी पार्ट के लिए ट्रू होना चाहिए, यही एम्पियर्स लॉ है, कहीं भी यूज कर दें हम। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर, अगर हम देखें जो हमारे बेसिक नेचर है, हम बेसिक आइडिया हमारा क्या है कि इसके अंदर करंट 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्किट कंबाइंड नहीं है। तो बिगनिंग में अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कोई आइडिया अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट है 0, इसके अंदर प्लेट के अंदर करंट 0 है और बाहर करंट आई है, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता है तो, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अगर नहीं पता है किसी को, अगर हम उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इन सभी पॉइंट पे करंट आई है इस सर्किट में, बट इसके प्लेट के अंदर करंट 0 है, ठीक है। तो उस केस में अगर तुम इस पॉइंट में से किसी एक को चूज कर लो, सपोज इसको ए और इसको बी बोल देते हैं, तो पॉइंट ए पे अगर तुम अप्लाई करोगे एम्पियर्स लॉ तो तुमको मिलेगा इतना, जबकि इसी सर्किट के लिए प्लेट के अंदर किसी पॉइंट बी के लिए अगर तुम लिखोगे बी डॉट डी एल तो आप लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे करंट आप 0 मान रहे हैं प्लेट के अंदर। हम डिस्प्लेसमेंट करंट हमको अभी पता नहीं है कि होती है, उस केस में यहाँ पे हम करंट 0 मानेंगे। तो जैसे ही करंट 0 मानेंगे बी पे, हम देखेंगे कि एम्पियर्स सर्किट लॉ किसी एक ही सर्किट के डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू को डिफर कर रहा है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड, जबकि एम्पियर्स सर्किट लॉ किसी एक ही सर्किट के डिफरेंट पॉइंट पे सेम वैल्यू देता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ है इसकी वैल्यू डिफर हो जाती है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ सही नहीं है इस सर्किट के लिए। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, क्योंकि अगर ये सर्किट कंप्लीट होती तो इसके हर पॉइंट पे ये सही वैल्यू देता, लेकिन कोई एक एक्सेप्शनल सर्किट में ये वैल्यू थोड़ी सी डिफर दे रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमने एम्पियर्स ने जो भी एम्पियर्स लॉ में एज्यूम किया है जो चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ छूट गया है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है
जिससे कि ये किसी भी सर्किट पे अप्लाई किया जा सके। तो इस सर्किट पे अब इसको कैसे अप्लाई करें, इस लॉ में क्या मॉडिफाई करें, तो जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि इस लॉ में इतना ऐड कर देते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई डी। अब देखते हैं कि क्या ये लॉ जो है इस सर्किट में किसी भी पॉइंट पे अप्लाई किया जा सकता है। तो देखते हैं, मान लो कि पॉइंट ए पे जब तुम देखोगे तो तुम लिखोगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई, क्योंकि आउटर पार्ट में आई डी 0 है। तो अब पॉइंट ए पे हम इतना लिखेंगे, और पॉइंट बी के लिए जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई 0 होगी, अंदर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट हुई वो आई डी है। तो यहाँ पे देखो, और एक्सपेरिमेंटली आई और आई डी की वैल्यू सेम होती है। तो अब ध्यान से देखो, अगर तुम ए पे अप्लाई करो तो तुमको मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, और तुम बी पे अप्लाई करोगे तब भी तुम्हें मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डी। तो अगर हम जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें इस वाले पार्ट की जगह पे, सॉरी जो हमारा एम्पियर्स लॉ है उसमें इस पार्ट के साथ म्यू नॉट प्लस आई डी अगर ऐड कर दें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस सर्किट के किसी भी पार्ट पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे किया जाता है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें, जैसे कि हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लिखना है, तो हम लोग ये सर्किट बनाएंगे और हम लोग दिखाएंगे कि पॉइंट ए पे एम्पियर्स लॉ इतना है, पॉइंट बी पे एम्पियर्स लॉ इतना है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। एक ही सर्किट के 2 पॉइंट पे एम्पियर्स लॉ डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हमारी थिंकिंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमें उसको चेंज करना होगा। हम जो सोच रहे हैं और जो रियलिटी में है उन दोनों में डिफरेंस है। तो अब रियलिटी को सही करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और हम लोग जो हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, जो कि ये है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल, इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। अब देखो, जब इस पार्ट पे अप्लाई करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और तुमको मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और जब इस पार्ट पे अप्लाई करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और तुमको मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डी। ये आई और आई डी दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 टाइम्स नहीं लिखा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, जबकि ये दोनों इक्वल तो हैं, बट इनमें से एक बार में कोई एक ही प्रेजेंस हो सकता है, इसलिए ये कभी भी 2 म्यू नॉट टाइम्स आई या 2 म्यू नॉट टाइम्स आई डी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम इन दोनों को प्लस करके 2 कर दें क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से एक बार में केवल एक ही हो सकता है, या तो आई हो या फिर आई डी हो, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। ओके, तो हमें लगता है कि ये तुमको समझ में आ गया है। यही है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यही मैक्सवेल का 4th इक्वेशन है, इसी में मैक्सवेल का रोल है। मैक्सवेल ने इसमें आईडी ऐड किया था और इस इक्वेशन को एक और भी ज़्यादा बेटर इक्वेशन बनाया। एम्पियर्स ने जो दिया हुआ था उससे भी ज़्यादा इसको मॉडिफाई करके अप्लीकेबल बनाया है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया है तुम्हें। तो 2 चीज़ें आज तुम लोग पढ़ लेना। फर्स्ट है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो एग्जाम में आता है नहीं आता है वो तो अलग बात है, बट इस चैप्टर को अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट जानना ही पड़ेगा। एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो अगर तुम्हें आता है तो बेहतर ही है, आएगा या नहीं आएगा छोड़ देते हैं उसे भी। यहाँ पे देखो दूसरा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस में सेट बना के याद कर लो उसे। ये 2 टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनके प्रोडक्शन और उनके यूजेज। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।